हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आज फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। लास्ट में हमने कुछ लेक्चर्स देखे थे, आज फिर हम कुछ और लेक्चर्स कुछ और चीज़ें इसमें देखेंगे, कुछ प्रश्न इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जब गांधी जी आपके वापस आते हैं। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में भारत सपोर्ट करता है, भारत के लोग सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिश क्या करते हैं, उन्हें उस हिसाब से तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक, इसलिए क्या शुरू होता है, हमारा असहयोग आंदोलन शुरू होता है। इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हमने देखा 13 अप्रैल 1919 की घटना, और इससे लोग और ज़्यादा उनमें विद्रोह है, और इसीलिए गांधी जी क्या शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन, जो हमने देखा था गांधी इरविन समझौता भी देखा था हमने, 5 अगस्त 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। वही इरविन है जिन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की बात कही। ठीक, उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि अब भारत जितने भी उसके घरेलू मामले हैं उनको तो खुद निर्णय उन पर ले सकता है, लेकिन जो भी विदेशी मामले होंगे उन पर निर्णय कौन लेगा, उन पर निर्णय लेगी ब्रिटिश सरकार। तो इसे हम क्या कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। इसके तहत ये कहा गया कि अब भारत अपने जो घरेलू निर्णय हैं वह तो स्वयं ले सकेगा, ब्रिटिश सरकार उसमें इंटरफेयर, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन जितने भी विदेशी मामले होंगे उनमें भारत सरकार के जो निर्णय हैं वो ब्रिटिश ही लेगी। ठीक, भारत के निर्णय ब्रिटिश सरकार लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। देखिए, ये वह सारे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं आपके, हर साल परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, हम इन्हें ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या वो बारदोली सत्याग्रह था, खेड़ा, चंपारण या फिर अहमदाबाद आंदोलन। तो इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं, और सबसे पहले 10 अप्रैल 1916 में 10 अप्रैल 1917 को शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह। और ये किसके कहने पर करते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इन्हें कौन लेकर गया था चंपारण, जो कि बिहार की एक जगह है। तो इन्हें लेकर गए थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के रहने वाले थे, ये गांधी जी से कहते हैं कि भाई गांधी जी, हमारे यहाँ पर किसान बहुत परेशान हैं 3 कठिया सिस्टम की वजह से। 3 कठिया एक नीति चल रही थी ब्रिटिशर्स की, इस 3 कठिया सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, तो आप चल के वहाँ पर आंदोलन चलाइए जिससे कि उन लोगों की समस्या को हल किया जा सके। तो गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 को सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। यह गांधी जी का भारत का पहला आंदोलन था। ठीक, वहीं उसके बाद फिर आपका अहमदाबाद, खेड़ा, ये आंदोलन उन्होंने चलाए। जबकि बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ये उन्होंने चलाया था। ठीक, तो इनमें 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद आंदोलन 1918 और आपका खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। कब हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को,
ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक तो ये आंदोलन वापस ले लिया जाए और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, यह भाग ले किसमें, गोलमेज सम्मेलन में। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दूसरी के लिए उन्हें तैयार करने के लिए इरविन से कहा गया कि आप गांधी जी से बात करिए और बात करके उन्हें टेबल पर लेकर आइए, मतलब मेज पर लेकर आइए और हम बैठ करके फिर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें कुछ शर्त गांधी जी ने अपनी रखी, कुछ शर्त इरविन ने अपनी रखी, और दोनों लोगों की शर्तों, जब दोनों लोगों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली, तब गांधी जी ने कहाँ पे आपका भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच होता है। इसमें जो सरकार थी, यानी ब्रिटिश सरकार थी, उसने कहा कि हम हिंसा के आरोप में जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिन लोगों को हिंसा के लिए हमने गिरफ्तार किया है, जिन राजनीतिक नेताओं को हमने गिरफ्तार किया है, ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा कर देगी। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उसे क्या करना पड़ेगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। और ऐसा ही इरविन ने किया, उन्होंने जो भी राजनीतिक बंदी थे सबको रिहा कर दिया। तो एक शर्त इसकी क्या हो गई, एक शर्त उसकी ये थी कि गांधी जी ने इरविन से कहा कि आप जो भी राजनीतिक बंदी हैं, जिन्हें आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया है, उन्हें रिहा कर दीजिए। कब हुआ इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब हुआ, या पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया। तो पूर्ण स्वराज का उद्घोष 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया। इसमें लाहौर रावी नदी के किनारे हैं, आपका रावी रिवर के किनारे लाहौर। इसमें रावी रिवर के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का जो झंडा उस समय था उसको फहराया और कहा कि हम अब से हर 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। और इसलिए आपको ध्यान रखनी है एक बात और, कि इसलिए हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, तो इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। लेकिन इस दिन को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन हमने अपना संविधान लागू किया और उस दिन को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने के पीछे यही कारण है, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अब से हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता भी आपकी किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था और उसकी महत्वपूर्ण उस समय क्या घटना हुई थी कि उस दिन पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसमें 2 विभाजन हुए थे, यानी जो देश थे वो 2 में विभक्त थे। एक थे आपके धुरी देश,
या एक्सिस कंट्री, एक थे आपके धुरी देश और दूसरे थे आपके मित्र देश। एक धुरी देश, एक मित्र देश। तो इन दोनों देशों के बीच में आपका हुआ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ब्रिटेन ने भी इसमें पार्ट किया था और ब्रिटेन ने इसमें पार्ट किया, और चूंकि यहाँ पर भारत पर उस समय ब्रिटेन का राज्य था, ब्रिटेन की सरकार थी, तो उसके भारतीय समाज पर भी प्रभाव पड़े और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़े, दोनों पर प्रभाव पड़े। तो हमें वही दोनों पर देखने हैं। अब ये प्रश्न देखिए 6 अंक का है, ठीक है। अब इसे लिखने के लिए भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा आपके सामने है, आप इसे 2 में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज पर प्रभाव और भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव या आर्थिकी पर प्रभाव। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 करके पॉइंट बना देंगे, 1 2 3 4, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या प्रभाव पड़े। पहला, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक स्थिति क्या पैदा हुई? ज़्यादा पैसा आपका युद्ध में खर्च हो गया ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन का जो पैसा युद्ध में खर्च हुआ है उसकी भरपाई कहाँ से होगी? भारत के लोगों से होगी। तो कर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। कर ज़्यादा हो गया तो आर्थिकी क्या हुई? प्रभावित हुई। दूसरा, राजनीतिक, ब्रिटेन जो था वो पार्ट कर लेता है जब विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, और भारत के जो राजनीतिज्ञ थे उस समय के, उनसे कुछ वायदे करता है कि आप हमारा साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद फिर हम आपको प्रिविलेज देंगे या आपकी मदद करेंगे, आपके देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो ब्रिटेन है वो प्रथम विश्व के युद्ध के बाद में अपने वायदों को पूरा नहीं करता। तो भारत की जो राजनीतिज्ञ थे उनमें एक विरोध की भावना पैदा हो जाती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि 1918 के बाद में ही आपका जो असहयोग आंदोलन है 1920 में वह शुरू होता है, और असहयोग के साथ साथ इसके पहले आपका शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। ये सारे के सारे क्या हैं, क्या कारण रहे इनके? प्रथम विश्व युद्ध के ही आपके राजनीतिक कारण रहे ये। ठीक है, नेक्स्ट, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा पे खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। जब कोई देश अगर युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, युद्ध में भाग ले रहा है, तो उसे अपनी रक्षा के लिए तो ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। तो दूसरा क्या प्रभाव हुआ कि रक्षा पे जो खर्च था वो बढ़ गया। जब रक्षा पे खर्च बढ़ जाएगा तो बाकी और चीज़ों पे जो खर्च हुआ करता था वह कम हो जाएगा, तो वो स्थितियाँ जो होंगी वो खराब होने लगेंगी। ठीक है। तीसरा, खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। बिल्कुल सही बात है। जब खर्चा बढ़ता है किसी भी देश का, जैसे अभी कोविड के दौरान भारत सरकार का क्या बढ़ा? खर्चा बढ़ा। अब जब खर्चा बढ़ा तो भारत सरकार अपने खर्चे की भरपाई करने के लिए दूसरे देशों से या दूसरे जो बैंक हैं उनसे क्या लेगा? लोन लेगा, उधार लेगा। उधार का पैसा उसे क्या करना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है कि सीमा शुल्क क्यों बढ़ेगा? सीमा शुल्क इसलिए बढ़ा क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार है अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? पैसे चाहिए। उसका बहुत लॉस हो चुका है। किस में लॉस हो चुका है? युद्ध में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में उसका लॉस हो चुका है। उस लॉस की भरपाई किससे करेगी? कर से करेगी। तो आयकर लगा दिए, सीमा शुल्क लगा दी। कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, यानी जो भी चीज़ मिल रही थी उनकी कीमतें बढ़ गई बहुत ज़्यादा। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, तो कीमतें ज़्यादा तेज़ हो गई, यानी महंगाई आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, जो गाँव में सिपाही थे उनकी जबरन भर्ती की गई या उन्हें ज़बरदस्ती सेना में शामिल किया गया। जब विश्व युद्ध होगा
तो एक तो जो सोल्जर्स हैं उनका लॉस होगा, उनकी हानि होगी। तो सोल्जर्स की हानि को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक की ज़रूरत पड़ेगी। उन सैनिकों की भरपाई करने के लिए अब गाँवों से जबरन भर्ती करने लगे ब्रिटिशर्स। तो जो सामाजिक प्रभाव था वो क्या हुआ कि गाँव में जो सैनिक हैं गाँव से उनकी ज़्यादा भर्ती होने लगी। नेक्स्ट, यही वह समय था जिसमें एक तरफ तो ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था और दूसरी तरफ भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा बीमारियां, महामारियां और आपकी बाढ़, सूखा, ये सारी आपदाएं भी आ रही थी। इन आपदाओं की वजह से फसलें खराब होने लगी और खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया। ठीक, क्योंकि मैंने बताया जब आपका रक्षा पे खर्च बढ़ रहा था, रक्षा पे खर्च बढ़ेगा तो और जो चीज़ें हैं जिन पे खर्च होना था वो खर्च कम हो जाएगा। जब वो खर्च कम हो जाएगा तो उसका प्रभाव समाज पे दिखना शुरू हो जाएगा। उसी समय फ्लू आया तो जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, नंबर 1 समाज में गरीबी, महामारी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं आर्थिकी में कर बढ़ा दिए जाते हैं और दूसरी ओर ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिए जाते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो राजनीति है वो भी प्रभावित होती है और इसके अलावा जो रक्षा का व्यय है वह भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। दोबारा से ये हमारा 6 अंक का प्रश्न है, तो इसे हम डिटेल में लिखेंगे। हम लिखेंगे इसमें कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में निम्नलिखित कारक जिम्मेदार थे। अब आप इसे देखिए, या तो 1 2 3 करके लिख लीजिए कि कारक नंबर 1 2 3 4, या फिर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सांस्कृतिक कारक क्या थे, अगर भारत में राष्ट्रवाद पनपा तो उसके लिए सांस्कृतिक कारक क्या जिम्मेदार थे। सांस्कृतिक कारक में आपका आता है, जैसे जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो लिखते हैं वंदे मातरम, उनके द्वारा लिखा गया ये गीत जैसे ही चौराहों पर बजता था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती थी। अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई भारत माता की जो पेंटिंग थी, जो चित्र था, वह जैसे ही लोगों ने देखा कि भारत को एक माता का स्वरूप दिया गया है तो लोगों की जो भावनाएं थी वह राष्ट्र के तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, दूसरा कारक क्या हो सकता है आपका, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक था कि जो उस समय का भारत था उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, वो सारे लोगों में राष्ट्रवाद के लिए उन्हें बढ़ावा दे रही थी। ठीक, तीसरा और क्या हो सकता है आपका, सामाजिक सुधार जो उस समय किए जा चुके थे अलग अलग नेताओं के द्वारा, उन्होंने भी भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे कारक थे आपके जिन्होंने भारत के राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया। ठीक, चलिए आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग निरंतर विद्या जो क्वेश्चन बैंक है उससे प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। क्योंकि देखिए बच्चों, एक चीज़ आप समझिए कि जो भी आपका मैथ्स है उसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में आप लोग समीकरण लिख के देखते हैं। उसी तरीके से सामाजिक अध्ययन में आपको क्या करना होता है, इन्हीं प्रश्नों को बार बार लिख लिख के देखना पड़ता है, तब जाकर के आप जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।